आप एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जिसमें किसी देश पर बिना किसी आतंकवादी हमले के वहां इतना बड़ा खाद्य संकट खड़ा कर दिया जाए कि उस देश के हजारों लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हो जाएं। इसी को हम कृषि आतंकवाद के रूप में, एग्रो टेररिज्म के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ये शब्द क्यों चर्चा में है, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हाल ही में एक महत्वपूर्ण खबर आई है और उस खबर से हमें ये पता चला है कि अमेरिका ने हाल ही में दो चीनी शोधकर्ताओं को, दो चीनी रिसर्चर्स को एक तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। किसके आरोप में? तस्करी के आरोप में। और तस्करी ये किसकी कर रहे थे? एक विषैली फफूंद की तस्करी कर रहे थे और उस विषैली फफूंद का नाम था फ्यूजेरियम ग्रैमिनेरम। तो फ्यूजेरियम ग्रैमिनेरम नामक विषैली फफूंद की तस्करी करने के आरोप में अमेरिका में गिरफ्तार हुए हैं दो चीनी रिसर्चर्स, दो चीनी शोधकर्ता। इन पर यह आरोप लगाया गया है कि ये इस खतरनाक रोगजनक को अकादमिक अनुसंधान के लिए, एकेडमिक रिसर्च के बहाने अमेरिका में लाने की कोशिश कर रहे थे। वस्तुतः फ्यूजेरियम ग्रैमिनेरम अपने आप में एक रोगजनक है जो कई फसलों में कई तरह के रोग पैदा कर सकता है, एक महत्वपूर्ण रोग पैदा कर सकता है। उस रोग को हम जानने की कोशिश करेंगे। जांच में यह भी पाया गया है कि इन दोनों व्यक्तियों के संबंध चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से भी है और कहीं ना कहीं ये अनुसंधान कार्यक्रम राज्य प्रायोजित नजर आ रहा है, यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड नजर आ रहा है। इस बात के प्रमाण मिले हैं। ये जो फफूंद है ये रोग पैदा करती है गेहूं जैसी फसलों में, गेहूं जैसी प्रमुख अनाज की पैदावार को नुकसान पहुंचा सकती है और इस स्तर पर नुकसान पहुंचा सकती है कि बहुत बड़े स्तर पर किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा का संकट खड़ा हो जाए। तो अपने आप में अमेरिका ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत गंभीर खतरे के रूप में लिया है और इसकी जांच करनी स्टार्ट की है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फ्यूजेरियम ग्रैमिनेरम का मतलब क्या है, वस्तुतः ये होती क्या है। तो ये एक रोगजनक है जिसके माध्यम से उत्पन्न होता है, फफूंद जनित रोगजनक है। कई फसलों में एक महत्वपूर्ण रोग को जन्म दे सकता है जिस रोग का नाम है फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट। क्या नाम है? FHB। फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट नामक रोग को उत्पन्न करता है। किस तरह की फसलों में करता है? जैसे जौ, गेहूं, मक्का और चावल जैसी फसलों में फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट रोग ये उत्पन्न कर सकता है। किस प्रकार से उत्पन्न करता है, हमें यह भी जानने की जरूरत है कि किस प्रकार से ये पौधे में प्रवेश करता है। पौधे में जो प्राकृतिक छिद्र होते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं? रंध्र के नाम से आप जानते हैं, लेकिन उसे टेक्निकल किस नाम से जाना जाता है? तकनीकी रूप से उसे स्टोमाटा के नाम से जाने जाते हैं। आपने देखा होगा कि पत्तियों में और पौधे के कुछ तनों में आपने छोटे छोटे छिद्र देखे होंगे, विशेष रूप से पत्तियों में, जिसके माध्यम से पौधे क्या करते हैं? गैसों का विनिमय करते हैं। वातावरण से गैसों का विनिमय करते हैं और उसी के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया भी घटित होती है। तो ये जो रोगजनक है जिसका नाम है फ्यूजेरियम ग्रैमिनेरम, ये स्टोमाटा जैसे छिद्रों से पौधों में प्रवेश करता है, उनके बीजों पर हमला करता है और उन्हें जहरीला बना देता है। जहरीला किस प्रकार से बना देता है? कुछ माइकोटॉक्सिन्स उत्पन्न करके। किस तरह के माइकोटॉक्सिन्स ये उत्पन्न करता है? जैसे एक माइकोटॉक्सिन का नाम है डिऑक्सिनी वालेनॉल और एक का नाम है जीरालेनन। तो इस प्रकार के ये माइकोटॉक्सिन्स उत्पन्न करता है और ये माइकोटॉक्सिन्स न केवल पौधों के लिए खतरनाक होते हैं बल्कि मनुष्यों के लिए और जानवरों के लिए भी बेहद खतरनाक होते हैं। ये किस समय फैलता है? जब फसल पकने के समय, जब फसल पकती है उस समय ये फैलता है और पौधों के अवशेषों में भी ये जीवित रह सकता है, जिससे हर साल पौधों को, या आप कह सकते हैं कि फसलों को 10 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। हर साल 10 बिलियन डॉलर का नुकसान ये पैदा कर सकता है। इस प्रकार के ये माइकोटॉक्सिन्स उत्पन्न कर सकता है। आप देख सकते हैं कि किसी भी देश में कितने बड़े स्तर पर खाद्य संकट का जन्म हो सकता है। मानव स्वास्थ्य पर किस प्रकार के प्रभाव होते हैं इन माइकोटॉक्सिन्स के, उसको भी जान लेते हैं। फफूंद मानव शरीर को सीधे संक्रमित नहीं करती, सीधे अफेक्ट नहीं करती है, लेकिन इसके जो माइकोटॉक्सिन्स हैं वो मनुष्य के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं, जानवरों के लिए भी हानिकारक होते हैं। जैसे डोन, जिसको हम जानते हैं डिऑक्सिनी वेलेनोल के नाम से, ये मनुष्यों और जानवरों में उल्टी, रोग प्रतिरोधक, मनुष्यों में उल्टी और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी और गर्भपात जैसी समस्याएं उत्पन्न करता है। अगर डोन के 1 पार्ट पर मिलियन स्तर को देखें, अगर डोन का कौन सा लेवल है जो मनुष्यों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो 1 पार्ट पर मिलियन पीपीएम से अगर अधिक डोन का स्तर है तो वो मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। और अगर इसका स्तर, इसका लेवल 5 पर पार्ट पर मिलियन पीपीएम का है तो इससे अधिक का स्तर पर पशुओं के लिए हानिकारक माना जाता है। तो मनुष्यों के लिए, जानवरों के लिए बेहद हानिकारक माना जाता है।
क्या इस प्रकार की माइकोटॉक्सिन्स की, क्या इस प्रकार की स्थितियां, फ्यूजेरियम की अवस्थिति भारत में भी देखी गई है? निश्चित तौर से देखी गई है, भारत में भी इसके प्रमाण मिले हैं और भारत के गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में ये एक उभरता हुआ खतरा हो सकता है आने वाले समय में। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु में 2010 और 2020 के बीच इसके मामलों की पुष्टि हो चुकी है। कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों में 2020-21 के रबी सीजन के दौरान हेड ब्लाइट के मामलों का सर्वेक्षण किया गया था और जब रबी सीजन की बात करते हैं तो रबी सीजन कब से कब का होता है? सामान्यतः जून जुलाई में फसल बोई जाती है और अक्टूबर में उसकी कटाई हो जाती है। ये सीजन रबी सीजन का होता है। तो 2021-22 के दौरान कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों में हेड ब्लाइट के मामलों का सर्वेक्षण किया गया था और ऐसा माना जा रहा है कि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन की समस्या और ज्यादा गहरी होगी तो इस तरह की फफूंद के फैलने के चांसेस, इसके द्वारा उत्पन्न खतरे की जो चांसेस हैं वो और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो इस मामले को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि वस्तुतः कृषि आतंकवाद का, एग्रो टेररिज्म का मतलब क्या होता है। एग्रो टेररिज्म का सीधा सा मतलब है कि कृषि पर जानबूझकर जैविक हमला करना जिससे खाद्य आपूर्ति बाधित हो जाए, खाद्य संकट खड़ा हो जाए। इसका एक उदाहरण हम 1991 का भी देख सकते हैं, जब कुवैत में तेल कुओं में आग लगने के दौरान फ्यूजेरियम के एक प्रकार ने वहां की 99% ताजे जल के स्रोतों को विषाक्त कर दिया था। यह घटना जो है वो कृषि आतंकवाद की विनाशकारी क्षमता का स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसको सीधे तौर पर कृषि आतंकवाद के रूप में नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये कृषि आतंकवाद कितने बड़े स्तर पर लोगों को प्रभावित कर सकता है, कितने बड़े स्तर पर खाद्य संकट खड़ा कर सकता है, उसका एक उदाहरण ये 1991 की घटना हमें हमारे सामने प्रस्तुत करती है। इसलिए फ्यूजेरियम ग्रैमिनेरम को भी एक संभावित आतंकी जैविक हथियार के रूप में देखा जा रहा है। अगर किसी देश में खाद्य संकट उत्पन्न करना हो तो इसका एक जैविक हथियार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और इसलिए पूरे विश्व के सामने एक चुनौती है कि इस तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए न केवल अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है, बल्कि जब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शोध सहयोग खड़ा किया जाता है, अनुसंधान सहयोग खड़ा किया जाता है, तो उसको बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग, निगरानी की भी आवश्यकता होती है। तो इसके निहितार्थ क्या है उसको देख लेते हैं। भू राजनीतिक प्रभाव इसके किस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे खाद्य असुरक्षा यानी फूड इनसिक्योरिटी और संसाधनों की कमी को लेकर पहले से ही दुनिया भर में 40% से अधिक संघर्ष चल रहे हैं। यानी दुनिया भर के जितने भी संघर्ष हैं उनमें से 40% से अधिक संघर्ष खाद्य सुरक्षा और संसाधनों की कमी को लेकर के हैं। यदि इस प्रकार के जैविक हमले बढ़े, जैसा कि फ्यूजेरियम को लेकर के हो सकता है, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता प्रभावित होगी, स्टेबिलिटी प्रभावित होगी, व्यापार प्रभावित होने की चांसेस रहेंगे और भू राजनीतिक संतुलन पर भी उसका नकारात्मक असर पड़ने की संभावना रहेगी। इसलिए अमेरिका ने इस घटना को बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण या बेहद ज्यादा गंभीरता से लिया है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद बड़ा खतरा माना है। ये जो पूरा प्रकरण है ये वैश्विक शोध सहयोग में निगरानी यानी मॉनिटरिंग और जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल यानी बायो सेफ्टी प्रोटोकॉल की आवश्यकता को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भोजन प्रणाली को जैविक खतरों से सुरक्षित करने की जरूरतों को भी इस पूरी घटना ने उजागर किया है। यही इसका निहितार्थ है कि हमें किस प्रकार से आगे भविष्य में शोध सहयोग पर मॉनिटरिंग बढ़ाने की आवश्यकता है, उसे और ज्यादा स्वच्छ करने की आवश्यकता है। इस घटना से यही प्रकाश पड़ता है। अब आपके लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। प्रश्न है, फ्यूजेरियम ग्रैमिनेरम नामक फफूंद किस फसल को प्रभावित करती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कपास, दूसरा ऑप्शन है गेहूं, तीसरा ऑप्शन है आलू और चौथा ऑप्शन है सोयाबीन। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।